अच्छा ये बताइए कि जैसे कि राई जो है वो एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कैसा माहौल रहता है यहाँ पे? तो वो यूनिवर्सिटी हमेशा से ही अपनी जो है ना राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां उसको लेकर चर्चा में रहती हैं। यहाँ पर वही चीज़ मैं पूछने वाला था कि इसका ये तो अच्छा हो रहा है कि ठीक है विकास हो रहा है, लोगों की उन्नति हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो गलत इफेक्ट डाल रही है लोगों की आदतों पे कैसा फर्क पड़ रहा है? जैसे पैसा आता है तो उसके बाद स्थिति बहुत, हर लोगों की पैसा संभाल नहीं पाते हैं, तो आदतें लोगों की कैसी बदल रही हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे युवा हैं नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं सिर्फ अपने गांव या आसपास के क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर नशे की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर अच्छा ये बताइए महिलाओं को लेकर के कैसा माहौल रहता है? तो क्या जो ऐसे मुद्दे होते हैं उन पे खुल के बात करनी चाहिए? और गाजियाबाद में अभी 1-2 दिन पहले घटना हुई, 3 बच्चियां थी, तो तीनों ने जो है एक तरीके से सुसाइड कर लिया। हकीकत में होता है? हकीकत में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। आज मैं मौजूद हूं हरियाणा का जिला सोनीपत, जिसके अंदर एक गांव पड़ता है अटेरना, और अटेरना के एक घर के अंदर मैं बैठा हूं और मेरे साथ हैं दीपक चौहान। जी नमस्कार। दीपक चौहान जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैं आपको बता दूं, दीपक चौहान जो हैं वो एक समाज सेवक हैं। लोग जब परेशान होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं, मतलब कहीं भी कोई ऐसी आवाज़ जहाँ इनको लगता है कि हाँ मेरी ज़रूरत वहाँ पर है, मुझे जाना चाहिए, तो ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और सोनीपत का जो ये क्षेत्र है, राई पड़ता है, राई क्षेत्र, तो राई क्षेत्र के अंदर बहुत सारी गतिविधि हैं, जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, ये आसपास में यहाँ पर कृषि होती है बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दीपक जी चले सवालों के सफ़र पे? जी बिल्कुल। आप ठीक हैं एकदम? बिल्कुल एकदम बूझ तन के हैं और बिल्कुल नेता वाली लुक है आज तो। नहीं, नेता नहीं है, एक समाज के सेवक हैं, समाज सेवा का अपना काम है। तो कैसे आप देखते हैं समाज सेवा, मतलब जहाँ पर आपको कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये इशू है, कैसे पहुँच जाते हैं वहाँ पे? सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में कोई भी पीड़ित वर्ग है जिनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, जो निम्न वर्ग है बिल्कुल, जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता, वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन वहां पर पहुंचता है और कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है या हमारे नंबर उनको मिलते हैं कि भाई हम इस समस्या में हैं, इस पीड़ा में हैं, वहां तक हम पहुंचते हैं और उनकी सहायता करने की हम कोशिश करते हैं। देश के अंदर अब काफ़ी चीज़ें बदलाव होता जा रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, हर दिन एक नई चीज़ सामने आ रही है। आप राजपूत हैं, स्वर्ण हैं, तो अभी जैसे यूजीसी का एक कानून आया था जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उसके बारे में आपके मन में क्या चलता है? मन में देखो ये है कि अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, ये राई विधानसभा का जो क्षेत्र है सोनीपत में, ये पूर्ण रूप से जो यहाँ का राजपूत समाज है, जो श्रवण समाज है, वो भाजपा को समर्पित है। अच्छा। और जब से हरियाणा बना उसके बाद से अगर यहाँ से कोई भाजपा का विधायक राई से बनता है तो वो इस श्रवण समाज की राजपूत बेल्ट की वोटों के कारण ही भाजपा का विधायक बन पाता है। अच्छा, बिल्कुल। कितने गांव हैं यहाँ पे राजपूतों के? यहाँ पर करीब 14 से ऊपर गांव हैं राजपूतों के। अच्छा। और करीबन 22,000 से अधिक वोट यहाँ पर राजपूत समाज की हैं। और राई विधानसभा में लगभग कितने गाँव होंगे? राई विधानसभा में 14 गाँव हैं। 14 गाँव जी। अच्छा। और इन जो जितने भी ये गांव हैं, एक तरफा वोट यहाँ से हमेशा ही भाजपा को जाता रहा है। अच्छा। हाँ, पूरी जो ये बेल्ट कह लो आपके, पूरी जो बेल्ट है वो भाजपा को समर्पित लोग हैं यहाँ पर। अच्छा जी। तो आप किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं? जी, किसानी तो वैसे मैं नहीं करता क्योंकि जो हमारे पापा थे वो ICMR में थे, कार्यरत थे, और उसी समय से हमने खेती को छोड़ दिया था। अच्छा। परंतु यहाँ पर मैं एक किसान संगठन का कार्यकर्ता भी रहा हूँ। अच्छा। और
खेतों का तो जो ये हमारा जो पूरा क्षेत्र है कृषि के लिए काफ़ी उन्नत क्षेत्र ये माना जाता है। और किसानों के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को जानना और कृषि को हम अच्छी तरीके से लेकिन समझते ज़रूर हैं। अच्छा जी। अक्सर देखा है मैंने कई बार आप सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या किसी को कोई पीड़ा हो रही हो। यूजीसी को कैसे देखते हो? यूजीसी देखो, एक कानून जो सरकार के द्वारा लाया गया या जिस प्रकार से सरकार के पास कुछ आंकड़े आए होंगे कि इस कानून की शायद आवश्यकता हो सकती है, परंतु इस कानून के लाने के बाद जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हुआ, मुख्यतः श्रवण समाज के बीच में इसका विरोध हुआ, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। और हम विश्वास रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो इस भारत देश की कानून व्यवस्था को बनाने में सर्वोपरि है, वो जो भी निर्णय लेगा वो समाज हित में और देश हित में लेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब अगर मैं पूछूं सही है या गलत है? अच्छा, ऐसा लगता है कि आपको भी, मान लो अगर ये कानून आता है तो क्या समाज में हकीकत में जो भावना जैसी मन में आ रही है लोगों की कि ऊंच नीच की भावना या जातिवाद की भावना, या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? लगता है आपको वैसा? इसमें अगर मैं कहूँ कि जिस प्रकार से जो हमारा भारत देश रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति में जातिवाद कभी था ही नहीं। हमारे जो संस्कृति में हमारी जो प्राचीन संस्कृति वर्ण व्यवस्था थी, और वो वर्ण व्यवस्था अगर हम चारों वर्णों की बात करें, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, तो ये सभी चारों आपस में एक भाई थे। सिर्फ इनको एक कार्य दिया गया था, कार्य के अनुसार वर्ण निर्धारित थे। तो सबसे पहला सवाल तो ये, जाति देश में आई कहाँ से? अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव बना दिया गया है श्रवण समाज का या राजपूत समाज का कि वो जातिवाद करते हैं, या जो SC ST के जो भाई हैं उनके साथ जातिवाद हुआ, बहुत सारे उन पर अत्याचार हुए। तो अगर हम प्राचीन समय में जाएं, महाराणा प्रताप के समय में जाएं, तो महाराणा प्रताप को जो भील जो समाज था, जो शेड्यूल ट्राइब थे, जो बिल्कुल जो यहाँ सबसे निम्न वर्ग है, वो उनको अपना बेटा मानते थे। अच्छा। और उनके साथ उन्होंने एक थाली में भोजन किया, उनके साथ जंगलों में प्रवास किया, उनके साथ रहे, और उन्होंने महाराणा प्रताप का जो अकबर के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसमें भी भील समाज ने उनका साथ दिया। तो अगर आप ये जातिवाद की बात करें तो ये जातिवाद आया कब? ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा या कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि उनको राजनीतिक लाभ किस प्रकार मिल सके, किस प्रकार से जो हिंदू समाज है, जो हिंदू है, उनको जातियों में बांटा जाए और किस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक सकें। अच्छा, आप राजपूत जो कम्युनिटी है, जब भी कोई ऐसी बात समाज में आती है या कोई राजपूत को टारगेट करता है, जैसे महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान, मतलब उनसे संबंधित कभी भी कुछ होता है तो आप रैलियां भी निकालते हैं और कहीं गेट बन रहा है, कहीं स्वागत हो रहा है, तो मतलब क्या मोटिव, क्या आपका भी मोटिव? सिर्फ ये है कि किस प्रकार से समाज में एक जागृति आ सके, किस प्रकार से जो हमारा ये जो 70 साल रहे और उससे पहले जो गुलामी का समय रहा, मैं जो हमारे 70 साल जो कांग्रेस का समय रहा उसको भी गुलामी के तरीके से देखना चाहता हूं कि जो हमने अंग्रेजों और मुगलों की जो गुलामी करी, उसी गुलामी की मानसिकता को 70 सालों तक हमारे ऊपर थोपा गया और हमारा इतिहास इस प्रकार से किताबों के अंदर लिखा गया, इस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया कि जो हमारे योद्धा थे, जो हमारी संस्कृति थी भारत की, जो हमारी परंपराएं थी, वो कहीं ना कहीं खराब थी और हर किसी एक राजा को एक पराजित योद्धा के रूप में दिखाया गया। जबकि हमारे भारत देश के इतने महान राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप रहे हों, पृथ्वीराज चौहान रहे हों, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, इतना गौरवशाली इतिहास हमारा भारत का रहा है, परंतु वो जो किताबों के अंदर आप देखते हैं, जो आज युवाओं को जो शिक्षा दी जा रही है, वो केवल मुगलों की महानता और अंग्रेजों का इतिहास उनको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप किताबों के अंदर महाराणा प्रताप की शौर्य पराक्रम को ढूंढे, शिवाजी के महाराज के शौर्य पराक्रम को ढूंढे, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सामाजिक संगठन का दायित्व बन जाता है, हम जैसे लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम जो भारत का सच्चा इतिहास है, जिस पर हम गर्व कर सके, युवा पीढ़ी गर्व कर सके और वो अपना भविष्य निर्माण कर सके, वो किस प्रकार से हम समाज के सामने लेके आए
और इसी मिशन के तहत हम गांव-गांव में इन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगा रहे हैं। इनका त्याग, समर्पण और बलिदान जो उन्होंने देश के लिए किया वो लोगों को बता रहे हैं। केवल यह उद्देश्य है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है जिसको मिटाने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं वो परंपरा जीवित रहे और युवा पीढ़ी उसको अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ सके। आप किस संगठन से जुड़े हैं? संगठन में मुख्यतः अभी वैसे मैं करनी सेना से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 6-7 साल से। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं, खेल समिति है, किसान संगठन है, बहुत सारे संगठनों में, धार्मिक संगठन है, बहुत सारे संगठनों में काम किया है और अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार से भी समाज का भला हो सकता है उनका मैंने जो है उनकी सहायता करने का और उनके लिए कुछ करने का प्रयास किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसा आपने बताया अभी कि बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है ये, यहाँ से बीजेपी के ही एमएलए हैं, कैसा काम रहता है यहाँ पे? समाज के प्रति उनकी जवाबदेही कैसे रहती है? अभी मैं आपको बता दूं कि राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी मांग थी कि जो ये हमारा जो राजपूतों के 14-15 जो हमारे गांव हैं, यहाँ पर कोई ना कोई स्मारक या किसी महापुरुष के नाम पर हो, किसी सड़क का नाम, कॉलेज का नाम, तो हमारी इस मांग को हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है और श्रीमती कृष्णा गहलावत जी हमारे यहाँ से विधायक हैं। उन्होंने इस मांग पर कार्रवाई करते हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी राय विधानसभा से हैं और वो पहले यहीं से ही विधायक रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने हमारी मांग को मांगा और जखोली के अंदर एक राजकीय कॉलेज था जिसका नाम अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर कर दिया गया है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं अपने बारे में तो यही है कि मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरे प्रयास सदैव ये रहते हैं कि मेरे द्वारा जो भी पीड़ित लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित रह गए, उनको उनके अधिकार मिल सकें, उनकी सहायता किस प्रकार हो सके, उनका उद्धार किस प्रकार हो सके, तो यही रहता है मन में, यही बिल। अच्छा, आपका जो गांव है ये अटेरना गांव, इसके बारे में कुछ बताइए। अटेरना गांव बहुत ही विकसित गांव है। मुख्यतः अगर बात करें तो ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के वंशजों का गांव है और इस गांव के जो लोग हैं उन्होंने जो तराइन का जो युद्ध हुआ था करनाल में, उसमें भी भाग लिया है। अच्छा, ये तो इस गांव का इतिहास है। और अगर आज उन्नति की, तरक्की की बात करें तो आज ये गांव कृषि के लिए, उन्नत खेती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है कि अटेरना गांव के अंदर उन्नत खेती होती है और यहाँ का किसान इतना उन्नत है कि यहाँ से फूड प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट हैं उनको विदेशों में भी भेज रहा है। अच्छा, बिल्कुल। और इस गांव के अंदर इतने प्रतिष्ठित अच्छे पदों पर लोग रहे हैं। अभी मैं बात करूं, अभी 6 महीने पहले प्रीति चौहान है जो इसी अटेरना गांव से हैं, जिन्होंने अभी यूपीएससी की परीक्षा पास की और वो आईएएस के पद पर शायद कुछ महीनों में उनकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है? हाँ, कंवल सिंह चौहान जी है, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य इस क्षेत्र में किया। अच्छा। और उसी के लिए उनको सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड के लिए सराहा और वो यहाँ पर न केवल एक खेती बल्कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा। और जो यहाँ पर किसान की जो फसल है उसको वो खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके उसको आगे अपना निर्यात करते हैं। तो जो युवा हैं, युवा पीढ़ी जो इस वक्त है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो अब काम करने लगे हैं, तो वो लोग इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? यहाँ की अगर मैं युवा की बात करूं तो आज अगर आप अटेरना गांव की बात करो तो यहाँ से बड़े बड़े पदों पर, अच्छे शैक्षणिक पदों पर लोग हैं। हमारे गांव से बहुत सारे बच्चे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो कि विदेशों के अंदर हैं। अच्छा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग के बहुत जो है ना अच्छे पदों पर विदेशों के अंदर हैं। मेरे खुद के जो चाचा जी के लड़के हैं वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और विदेश में है। एक बेटा उनका जो एमबीबीएस कर रहा है वो भी विदेश में है। अच्छा। और ये एक सतीश चौहान जी हैं, वो NHAI के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और ऐसे बड़े पदों पर भी हमारे गांव के NHAI के, अच्छा, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। वो भी आपके गांव के? वो भी गांव के हैं, वो मेरे परिवार से मेरे चाचा जी हैं। अच्छा,
और उनका जो बेटा है वो इंजीनियरिंग करके आज यूएस में अपनी सर्विस दे रहा है। और केवल ये एक ही परिवार नहीं, इस प्रकार के अगर आप गांव में निकलोगे तो 50 परिवार ऐसे निकलेंगे जिनके बेटे एमबीबीएस या इस तरीके से या किसी आर्मी में या पुलिस में अच्छे पदों पर हैं, जो और अच्छी जगह अपनी सेवा समाज में दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि राय जो है वो एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कैसा माहौल रहता है यहाँ पे? यहाँ पर माहौल तो बहुत अच्छा है। अभी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय में यहाँ पर एक एजुकेशन सिटी आई थी और उस एजुकेशन सिटी में करीब 6 के करीब यूनिवर्सिटी अभी चल रही हैं और बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन मुख्यतः एक यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी, उसका मैं जिक्र करूं तो वो यूनिवर्सिटी हमेशा से ही अपनी जो है ना राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां उसको लेकर चर्चा में रहती हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां? बिल्कुल। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जेएनयू यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हो, उसी प्रकार से हरियाणा के सोनीपत के राय में अशोका यूनिवर्सिटी को आप समझ सकते हो। क्या होता है वहाँ कैसा? वहां पर जितनी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं सभी का केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी है। और वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे वहां पर लगातार इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं। अभी पीछे मैं बात करूं कि वहां के कोई प्रोफेसर थे खान, उनको भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंदर गिरफ्तार तक भी किया गया था। अच्छा। और अभी जब ये मुद्दा चला हुआ था मुस्लिम देश फिलीपींस के समर्थक में, वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने उनकी ड्रेस पहनकर डिग्रियां ली, तो उसका भी हमने वहाँ पर विरोध किया। वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, किस प्रकार से इनके अंदर जो है। अभी आपने यूजीसी की बात की, तो यूजीसी के समय भी वहाँ पर इस प्रकार के स्लोगन और नारे लगे कि ब्राह्मण बनियाओ ठाकुर देश छोड़ो, या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अभी इस प्रकार बिल्कुल अभी भी इस प्रकार के स्लोगन का मामला वहां से आया था। अच्छा। और ये केवल एक दिन या एक महीने की बात नहीं है, वहां पर लगातार इस प्रकार के प्रोपेगेंडे एजेंडे लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि वहां के मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट हैं, कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं, कम्युनिस्ट जो स्टूडेंट है, इसी प्रकार के वहां पर टीचर हैं, उनका एक माहौल बना हुआ है। एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चलाने का केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो क्या लगता है कौन है इनके पीछे? इनके पीछे वही हैं राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो भारत देश को तोड़ने की बात करती हैं, जो भारत देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कहीं ना कहीं वही ताकतें इनके पीछे भी काम कर रही हैं। अच्छा, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पे सेक्टर लगातार बनते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेक्टर बढ़ने की या तरक्की आने की, तो एक तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर जमीनों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और कॉलोनिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें कि कॉलोनियाँ बन रही हैं, फ्लैट बन रही हैं। इससे सीधा असर किसान की ज़िंदगी पर भी पड़ा है। एक तरफ तो ये है कि भाई किसान को अच्छा पैसा ज़मीन का मिल रहा है, वो अपना उसको अपनी उन्नति के लिए आजीविका के साधन बढ़ रहे हैं, परंतु एक तरफ देखा जाए कि जिस प्रकार से इतनी तेज़ी से विकास कहीं भी होता है तो विनाश भी अपने साथ लेकर आता है। यहाँ पर वही चीज़ मैं पूछने वाला था कि इसका ये तो अच्छा हो रहा है कि ठीक है विकास हो रहा, लोगों की उन्नति हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो गलत इफेक्ट डाल रही है लोगों पे? इसमें गलत इफेक्ट ये है कि सबसे बड़ा जो नुकसान है, अगर हम बात करें अटेरना गांव और इसके आसपास के क्षेत्र की, यहाँ पर बहुत तेजी से जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से यहाँ पर फैक्ट्री आ रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर सेक्टर बढ़ रहे हैं, तो जो कृषि की भूमि है या जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, वो एक तरफ से वो कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर इस प्रकार का जो है ना वो बनेगी कि यहाँ पर पर्यावरण संबंधी समस्याएं, वायु प्रदूषण संबंधी समस्याएं, लोगों के अंदर अन्य प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार भी यहाँ पर समस्या आगे बढ़ सकती है। और मैं अगर बात करूँ कि यहीं से कुछ 5-7 किलोमीटर दूर एक गाँव है नाथूपुर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आया था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ था, लोगों को लगा विकास होगा, लेकिन उसके साथ वो विनाश भी लेकर आया। कुछ ही सालों के अंदर वहाँ का जो जल था वो इतना प्रदूषित हो गया कि वहाँ पर लोगों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां, हर घर में कैंसर जैसी बीमारियां पनपने लगी और लोगों को मजबूरन वहाँ से अपने घर छोड़ने पड़े। तो कहीं ना कहीं देखो, ये जहाँ विकास होता है कहीं ना कहीं उसके साथ विनाश भी साथ में आता ही है। लोगों की आदतों पे कैसा फर्क पड़ रहा है? जैसे पैसा आता है तो उसके बाद स्थिति बहुत, हर लोगों की पैसा संभाल नहीं पाते हैं, तो आदतें लोगों की कैसी बदल रही हैं?
यहाँ पर आदतों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं अगर बात करूं कि जिस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो पहले से ही बहुत समृद्ध लोग हैं, खेती बाड़ी उनके पास बहुत अच्छी है, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनके पास एकदम से इतना पैसा आ गया कि उसको संभाल ना पाए। तो उससे ज़्यादा कुछ बदलाव लोगों के जीवन में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से यहाँ के लोग अपने आप में बहुत समृद्ध हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे युवा हैं, नशे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ अपने गांव या आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर नशे की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो समृद्ध है, शिक्षित है और प्रगतिशील है, तो इसलिए वो जहाँ पर शिक्षा होती है वहाँ पर नशे जैसी चीज़ों से युवा दूर ही रहता है। अच्छा, ये बताइए महिलाओं को लेकर के कैसा माहौल रहता है? महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और महिलाएं भी यहाँ पर बहुत तरक्की करते हैं, उनको भी समान अवसर एक प्रकार से दिए जा रहे हैं। और महिलाओं की बात करें तो हमारी खुद विधायिका एक महिला है और वो एक नेतृत्व तय करती हैं कि यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है राय के अंदर। जैसे आप जगह जगह जाते हैं, कहीं धार्मिक काम हो वहाँ जाते हैं, कहीं सामाजिक काम हो वहाँ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात जो आपको हर जगह सुनने को मिलती हो कि भाई एक कॉमन सी बात कोई कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हजारों सालों से चली आ रही है, उस संस्कृति को, उस परंपरा को हम कैसे आगे लेके जाएं। जो हमारा धर्म है, जो हमारा हिंदुत्व है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम जो वो संस्कार भगवान श्री राम के जो संस्कार हैं, जो हमने रामायण महाभारत से सीखा, वो संस्कार हम अपने युवा पीढ़ी में किस प्रकार लेके जा पाएं, इसी चीज़ को लेकर चर्चा होती है। आप देख सकते होंगे कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर सदैव ही विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते आए हैं और इस देश की संस्कृति को मिटाने का, बदलने का प्रयास सदियों से किया जा रहा है। और इसी प्रकार का प्रयास आज भी भारत देश के अंदर चल रहा है कि किस प्रकार से इन लोगों की संस्कृति को नष्ट किया जाए। और इसी को लेकर जो आपने धार्मिक शब्द यूज किया, इसीलिए धार्मिक झगड़े हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है वो पछती नहीं, इसीलिए आज धार्मिक झगड़े इस देश के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक कानून पास किया है। मध्य प्रदेश का एक मामला था और उसकी सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुस्तान के स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय हो, साफ़ सुथरा, साबुन, पानी और साथ ही उनके लिए सैनिटरी पैड, और उसके साथ सैनिटरी पैड यूज़ करने के बाद उसको सही व्यवस्था उसकी वो होनी चाहिए, तो उसके लिए कानून पास करा है। तो अपने क्षेत्र में इसमें आप स्कूलों में विजिट करेंगे, ऐसे कैसे उसको देखेंगे? इसमें जो आपने इस कानून की बात कही, ये कानून तो अब लागू हुआ है, लेकिन इन विषय को लेकर जितने भी और भी सामाजिक संगठन हैं या हम भी हैं, लगातार हम एक्टिव हैं और लगातार हम स्कूलों के अंदर जाते हैं और इन चीज़ों को लेकर वहाँ पर विद्यार्थियों को जागरूक भी करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। बहुत सारे महिला संगठन है, जैसे आपने सैनिटरी पैड का जिक्र किया, तो वो इस प्रकार के वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाते हैं और हमारे जैसे सामाजिक संगठन लगातार वहाँ पर पौधारोपण करना हो, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था हो या वहाँ पर कोई पर्यावरण संबंधी समस्या हो, कुछ भी हो, और ग्राम पंचायतें भी इस दिशा में काम कर रही हैं, सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। सरकारों का भी ये उद्देश्य है कि हर स्कूल में अच्छी शिक्षा बच्चे को किस प्रकार दी जाए और किस प्रकार से वहाँ पर अच्छे क्लासरूम की व्यवस्था हो, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हो, अच्छे शौचालय मिलें, किस प्रकार से बच्चे को एक ऐसा माहौल मिल सके कि वो अपना विकसित होकर इस भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो क्या जो ऐसे मुद्दे होते हैं उन पर खुल के बात करनी चाहिए? और बिल्कुल, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, आज हम एक आधुनिक भारत में जी रहे हैं, आज हम एक शिक्षित भारत में जी रहे हैं, आज का युवा शिक्षित है, तो इस प्रकार के मुद्दों पर जितनी खुलकर चर्चा होगी, जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, उतना ही लोग इससे जागरूक होंगे और इस प्रकार के विषयों पर हम एक सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। गाजियाबाद में अभी 1-2 दिन पहले घटना हुई, 3 बच्चियां थी, वो तीनों ने जो है एक तरीके से सुसाइड कर लिया, एक गेम को लेकर, कोरियन शायद गेम है, उसको लेकर के सोशल मीडिया मोबाइल पे वो रहती थी और वो गेम खेलती थी,
और उसमें कुछ आपको टास्क वगैरह से दिए जाते थे, तो उसकी वजह से उन तीनों की डेथ हो गई। इस प्रकार के जो गेम हैं एक रूप से मानसिक बीमारी भी है कि अगर जो ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन की दुनिया में जो बच्चे घुसते जा रहे हैं वो एक तरीके से बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं और मानसिक बीमारियां भी बच्चों के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो मैं तो सभी जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम पहले होते थे कि हमारे जो बच्चे थे खेलों के मैदान में जाते थे, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे और मोबाइल और टीवी की दुनिया से दूर रहते थे, तो उनका स्वास्थ्य भी और मानसिक विकास तभी हो पाएगा जब वो खेलों की तरफ जाना शुरू होंगे। तो अपने इस क्षेत्र के लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आए दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं, तो अब जो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? और इस प्रकार के मुद्दों को देखो हम लगातार कार्य इस पे करते रहते हैं और जिस भी प्रकार से किसी भी माध्यम से अगर समाज में कोई भी सुधार होता है, किसी का भी भला होता है, तो हम लगातार, हमारा प्रयास रहता है कि हम लगातार इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। तो दीपक भाई, अब आगे चल के आपका क्या प्लान है? आगे चल कर अभी कुछ ऐसी कोई योजना नहीं है। भगवान ने जो हमें जो दायित्व दे रखा है, प्रभु श्री राम की जो इच्छा है, उसी हिसाब से जन सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे और लोगों का भला करते रहेंगे। और कोई ऐसी बात जो अगर आप हमारे दर्शक हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहो? मैसेज तो यही है कि आज के समय में जो जितने भी हम प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे उसमें कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्रिकेटर है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, कोई डीसी हो सकता है, अपना निर्वहन का जो निजी जो जिंदगी का साधन है उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ समय समाज हित में दें, समाज को बेहतर करने के लिए दिए, इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। अच्छा, एक सवाल और, आप आए दिन जो है सोशल मीडिया पे किसी न किसी कोई बड़ा अधिकारी हो, बड़ा नेता हो, बड़ा कोई समाज सेवक है, कोई धर्मगुरु है, उनके साथ में फोटो अपलोड या वीडियो अपलोड करते हो, तो इन सब चीज़ों के बाद लोग आपसे संपर्क करते होंगे? नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है, समाज के बीच में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं उनका समाधान करने का एक ये साधन है कि जिन लोगों के पास ताकत है, जिन लोगों के पास सत्ता है, कहीं ना कहीं उनका समाधान तो वो ही कर सकते हैं। हमारा काम केवल उन समस्याओं को उठाना और सरकार के सामने ले जाना और सरकार को उनके प्रति जागरूक करना है। और इसीलिए हम लोगों की समस्याओं को लेकर नेता मंत्रियों के पास जाते हैं, विधायकों के पास जाते हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निवारण उनसे करवाते हैं। हकीकत में होता है? हकीकत में होता है। आज अगर मैं बात करूं कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी मुद्दे हमने उठाए, जो भी हम लोक सेवा के कार्य अपने जनप्रतिनिधियों के पास लेकर जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान जरूर होता है। अच्छा जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करूंगा और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जी। आप ऐसी समाज सेवा करते रहो जी। और आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे थे दैनिक पड़ताल टीवी और हमारे साथ थे दीपक चौहान जी। आज इनसे मिलकर के, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपने जो समाज की समस्याओं पर बात की, इस देश को बेहतर बनाने की बात की, तरक्की की बात की, युवाओं की बात की, हो सकता है आपकी ये वीडियो देखकर युवा जागरूक हो और समाज हित में और समाज सेवा के कार्यों में आगे बढ़कर वो भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि हमने आपके काम की कोई बात करी या इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।